भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट 2026-27 को 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, सुधार और जन कल्याण की मजबूत नींव रखता है। राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में झारखंड को 51,236 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण प्रस्तावित है, जबकि वर्ष 2014 से अब तक राज्य को 3.14 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, जनजातीय कल्याण, बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में ये बजट झारखंड को विकास की मुख्य धारा में तेजी से आगे ले जाएगा। आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। पहली बार जब मैं बिहार में विधायक बना 26 साल की उम्र में, तो मुझे आज भी अच्छा एहसास होता है कि मैं अपने आप को झारखंड का भी एमएलए कह सकता हूं, क्योंकि उसके बाद विभाजन हुआ। विभाजन में हम सब लोगों की भूमिका रही। वो एक बड़ा अध्याय था राजनीति का, लेकिन मेरा सुखद अनुभव रहा है कि इस राज्य का मैं विधायक रह चुका हूं। लंबी यात्रा के बाद ये मेरा 7वां टर्म है लोकसभा राज्यसभा मिला करके, और उसमें एक टर्म और भी अगर जोड़ दिया जाए तो मैं बिहार से 5 साल रहा, तो लगभग मोटे तौर से 40 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद मैं आपके बीच में बैठा हूं। हमेशा एक अच्छा और पार्टी ने मुझे दायित्व दिया कि इस बार आपको रांची ही जाना है, तो मैंने सुखद स्वीकार किया और निर्मला सीतारमण जी के बजट के बाद सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों को पूरे भारतवर्ष में मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में बजट पर संवाद कायम करने के लिए, और आप शर्मा जी, संवाद कायम करने के लिए आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में, जानकार पत्रकारों के बीच में जो नब्ज हैं किसी राज्य के राजनीतिक माहौल के लिए और जागरूकता के लिए, उनके पास मुझे भेजा है। तो सबसे पहले इस वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद बैठक और बजट पेश हुआ है, और हम सब इस बात पर हमेशा ख्याल करें कि रविवार को इस दिन बजट पेश हुआ। और भारत की सरकार ने तय किया है कि हर वर्ष 2014 के बाद जो समय का परिवर्तन हुआ और तिथि का परिवर्तन हुआ, और कई बार आप सब लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि बजट को ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 30 मार्च तक आते आते बजट की स्वीकृति प्रदान कर देंगे। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि पहले जब बजट पेश होता था तो मई जून तक चला जाता था, जब तक प्रस्ताव पारित होता था राज्यों को या केंद्र को। जुलाई अगस्त आ जाता था, उसके बाद बारिश का मौसम हो जाता था, काम में बाधा उत्पन्न होता था। फिर जब बारिश खत्म होता था, त्योहार का माहौल पूरे भारतवर्ष में रहता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया है कि मार्च के अंतिम तक इस बजट को पारित करके और एक रूपता लाया, जो अंग्रेजों के जमाने के समय से जो बजट पहले दोपहर में पेश होता था, उसका लिंक था। जब अंग्रेज भारत को शासित करते थे, तो जब उनका सुबह 11 बजता था तो हमारे लिए तो उसमें परिवर्तन किया गया। ये सबको याद रखना पड़ेगा। ये देश के और कई सारे सुधार के प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और लगभग 350 रिफॉर्म्स। हम बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि रिफॉर्म्स, सुधार। लेकिन ये सुधार क्या है? और हर बार जब प्रधानमंत्री जी से रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो या वित्तीय दृष्टिकोण से है, देश के आम आदमी को कैसे उसका जीवन का स्तर बढ़ सके, कैसे उसकी जीवन की सहूलियत बढ़ सके, कैसे देश की सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसमें अपनी भागीदारी दे सके, ये उसका उद्देश्य है। और अभी तक लगभग 350 रिफॉर्म्स भारत की सरकार ने किया है। मैं राजनीतिक विषयों पर अभी नहीं जाऊंगा कि कुछ रिफॉर्म्स की क्या परिचर्चा है, लेकिन देश की सरकार ने निरंतर किया है। और इस बार के 3 लक्ष्य थे।
जो आप लोगों ने बजट भाषण में सुना, कर्तव्य 1, कर्तव्य 2 और कर्तव्य 3, और वहीं से शुरुआत की गई थी बजट की भाषण। और सबसे पहले था प्रोडक्टिविटी और इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता का ये पहला दौर था। दूसरा था कैपेसिटी बिल्डिंग, किस तरह से हर स्तर पर, हर राज्य, हर गांव से लेकर के बड़े कॉर्पोरेट्स तक, बड़े उद्योग तक, सरकार के विभिन्न अंग तक कैसे आप प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ताकि पूरी दुनिया के साथ आप की भूमिका प्रमुख है। जहां एक तरफ ग्लोबल साउथ में संकट का माहौल है, साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर आपसी तनाव है, रशिया और यूक्रेन में तनाव है, तो दूसरी तरफ चीन एक बड़े ताकत के रूप में उभर करके खड़ा है। किस तरह से भारत इस पूरे ग्लोबल परिदृश्य में कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, ये चुनौती स्वीकार करके आज हम लोग सरकार में हैं। और तीसरा लक्ष्य था कर्तव्य में कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर परिवार, जो अंतिम परिवार है, उस तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे। तो मैं आपको प्रमुख तौर से जो विषय हमारे सामने है उसको रख दूंगा। उसके बाद झारखंड के बजट में क्या क्या संभावनाएं हैं, और फिर आप जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में, और इस बार बायोफार्मा का, और बायोफार्मा का विशेष रूप से हब बनाने की घोषणा की गई। कई बार हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और इस समय बैठे हुए आप जिस कैमरा से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जिस टेलीफोन मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ये जो ऊपर में बत्तियां लगी हैं, या ये माइक्रोफोन है, ये साहब का यहाँ घड़ी हो, आपके जीवन के हर, चाहे वो रॉकेट साइंस में हो, या एयरक्राफ्ट में हो, या गाड़ी में हो, या ऑटोमेशन में हो, या लिफ्ट में हो, सेमीकंडक्टर की एक बड़ी भूमिका है। और वो सर्किट बनाने के लिए आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकत सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका है या चीन है। ये सामान्य रूप से हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन देश की सरकार ने सेमीकंडक्टर्स पर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, और उसमें राज्यों की भागीदारी। ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है और हाई प्रिसिशन का होता है। 1 सेंटीमीटर के चिप में रांची जैसे शहर की विद्युत की व्यवस्था का संचालन का मॉनिटरिंग किया जा सकता है। ये एक ताकत होता है, चाहे वो स्पेस में हो, रॉकेट साइंस में हो। और उसके जो दुनिया में सेमीकंडक्टर पर, माइक्रोचिप पर अपनी ताकत जमा लेता है, वो देश में आने वाली पीढ़ी के लिए ताकत होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर पर सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं, राज्यों की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके राज्यों की भागीदारी के लिए एक बड़ी योजना कायम की गई है। और सेमीकंडक्टर के साथ साथ अगर भारत अभी भी सबसे आगे है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, उसमें भी बड़े रूप से मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दिया है। कैपिटल गुड्स जो बड़े होते हैं, बड़े संयंत्र होते हैं, उसके संचालन, निर्माण और हैवी इक्विपमेंट्स पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि वो बड़े संरचना, बड़े, चाहे वो पोर्ट्स के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, रेलवेज के लिए हो, रोड्स के लिए हो, कैपिटल गुड्स का एक बड़ी भूमिका है, और मैन्युफैक्चरिंग पर इस पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे बड़ा भारत में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, वो एमएसएमईज है, जिस पर हर सरकार ने, पिछली सरकारों ने, अपनी सरकार ने एमएसएमईज पर विशेष ध्यान दिया है। और इस बार विशेष रूप से उसके प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है अगले 5 वर्षों में प्रोत्साहन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से सरकार लगातार, और मैं इसलिए कह रहा था कि आज हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता पटना से आए हैं, और आज 4.5 घंटे में वो पटना से यहां आ गए। और एक जमाना था कि हम 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा में आते थे। तो स्वाभाविक तौर से, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, बृहद पैमाने पर इस सब चीजों का काम हो रहा है। तो इस पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, संरचना पर, और संरचना का स्वरूप बहुत ही बड़ा होता है और देश के लिए होता है, जिसमें हर राज्य की बड़ी भूमिका है। बड़ी योजनाओं में संकट होता है, बड़े कैपिटल में, बड़े निवेश के साथ रिस्क मैनेजमेंट, और उसमें देश में कई बड़े बड़े लोगों का नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैपेसिटी में वृद्धि की गई और 4.4% जीडीपी का प्रोटेक्शन के लिए
रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड रेज किया और जिसका कैपेक्स आज 17 लाख करोड़ के आसपास है। ये उन उद्योगों को, छोटे या बड़े, जिनमें रिस्क बहुत बड़ा होता है और देश ये रिस्क उठाए तो उसमें लगभग इतना पैसा है। पूरी दुनिया आजकल एनवायरमेंट, पर्यावरण की बात कर रही है और पूरी दुनिया के सम्मेलन, कॉप की सम्मेलन होता है और सरकार ने इस बार बृहद तौर से 20,000 करोड़ की योजना कार्बन कैप्चरिंग के प्रमोशन के लिए, या कार्बन सिंक कहें, उसका रूपरेखा क्या होगा हमें अभी पता नहीं है, लेकिन कार्बन सिंक और कार्बन कैप्चरिंग के लिए जो दुनिया में पर्यावरण नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी दुनिया का चर्चा का विषय है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश के कई कोनों में लागू किया गया है और इसी प्रकार से संरचना की तरफ 125 करोड़ के देश के लिए हेल्थ बहुत बड़ा है और इस बार चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हो, एम्स के माध्यम से हो, रीजनल कॉलेजेस के माध्यम से हो, 1 लाख प्रोफेशनल डॉक्टर्स को ट्रेन करना, उसकी कैपेसिटी बिल्टअप करना, इसके लिए देश की सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में एक अनोखा कदम है। और लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, पूरी दुनिया में आज हेल्थ केयर का सबसे बड़ा मांग है। डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, मरीज है, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट हेल्थ केयर की व्यवस्था दुनिया भर में मांग है और उसे पूरा करने के लिए सरकार ने केंद्रित योजना बनाई है जो राज्यों को संचालित करना होगा और उसके लिए बड़ी योजना केंद्र की सरकार ने है। वेटनरी डॉक्टर्स का अभाव पूरे भारतवर्ष में है, एक संख्या 20,000 का, और इन कैंपस एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना 5 राज्यों और 5 एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस का बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। मेरी इच्छा है कि राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार और इस तरह से कई राज्य सरकारें अगर उसके लिए चैलेंज बेस्ड मैकेनिज्म पर कंपीट करती है तो आना चाहिए। देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है और जिस तरह से टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ते चले जा रहे हैं, लगभग 20,000 गाइड्स को ट्रेन करने का प्रावधान किया गया है और स्वाभाविक तौर से उसमें हर राज्य के लोग भाग लेंगे। फार्मर्स इनकम्स को बढ़ाने के लिए रिजर्वॉयर्स में मछलियों के पालन में बढ़ावा के लिए एक विशेष योजना और दिव्यांग जनों के लिए, जिसका देश के प्रधानमंत्री का विशेष रूप से उसके लिए बहुत ही ज्यादा उनकी वेदना रहती है, संवेदना रहती है। और मेंटल हेल्थ ये विषय ऐसा है जिससे हम लोग अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जिस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कल का नहीं है, चुनाव का नहीं है, लक्ष्य 2029 का नहीं है, लक्ष्य 2047 का है। और बहुत सारे लोग जो इस लक्ष्य को पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं वो शायद हमारे बीच में ना रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और इस लकीर के प्राप्ति के लिए निर्णय पिछले 10 वर्षों से हो रहा है और अगले 5 वर्षों में। निर्मला जी इस देश की 8वीं बार उन्होंने बजट रखा है और मैं समझता हूं कि एक आध बजट पेश करने के बाद वो देश की सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता होंगी। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यों को टैक्स का डिवोल्यूशन क्या हो, और जो इस बार का प्रावधान है 26-27 में 51,000 करोड़ रुपए का झारखंड में टैक्स डिवोल्यूशन होगा। ग्रांट इन एड जो बिल्कुल भारत सरकार का पैसा झारखंड को जाएगा वो लगभग 17,057 करोड़ है और इस प्रकार से आइटम, और 2014 से लेकर 2026 तक अगर झारखंड के लिए देखा जाए तो पूरा टैक्स का जो अनुपात झारखंड सरकार को गया है वो 3,14,000 करोड़ है और ग्रांट इन एड जो झारखंड को गया है, झारखंड के राज्य को गया है, वो 1,04,000 करोड़ है। इस तथ्य को जरूर आप लोग याद रखें। केंद्र की सरकार ने समय समय पर, चाहे सरकार जिसकी भी हो, हम लोगों ने, देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने और विभिन्न विभागों ने मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा किया है। स्पेशल असिस्टेंस, लगभग विशेष सहायता जो होता है अलग अलग योजनाओं पर, 11,000 करोड़ का है। 1 मार्च 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में लगभग रेलवे का बजट
दोहरा किया गया है और 2014 से 2023 तक प्रत्येक वर्ष 121.56 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। 2009 से 2014 तक मात्र वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार, जिसे हम यूपीए की सरकार कहते हैं, 10 वर्षों में उन्होंने प्रतिवर्ष 57.4 किलोमीटर एक वर्ष में किया करते थे। हमारा लक्ष्य दुगुना का बढ़ गया है, 121 किलोमीटर। कांग्रेस की सरकार में जो बजट आउटले रेलवेज के लिए था 2009 से 14 की अगर हम लोग चर्चा करें पिछले 5 वर्षों में, और इस बार कहीं देखें तो 457 करोड़ ही था मात्र झारखंड का, जो इस वर्ष अकेला झारखंड सरकार के लिए, झारखंड क्षेत्र के लिए 7,302 करोड़, यानी कि 10 गुना जो वो 5 साल में खर्च करते थे रेलवेज के ऊपर, हम 1 साल में 10 गुना पैसे रेलवेज के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यह संरचना सिर्फ झारखंड के विकास के लिए नहीं है, यह संरचना, झारखंड एक प्रमुख राज्य है, उसकी संरचना पूरे देश के लिए है। नए ट्रैक का प्रस्ताव जो झारखंड में है, प्रत्येक वर्ष जो 2009 से 14 तक था वो 57 था, हम लोगों ने बढ़ा करके उसे 122 किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन 2009 से 14 के बीच में 0 था, हमने 92 किलोमीटर किया है। 2014 से झारखंड में 436 रेल फ्लाईओवर्स और आरयूबीज का निर्माण किया गया और लगभग अक्टूबर 2024 को 83,000 करोड़ के हजारीबाग, झारखंड इत्यादि के स्थानों पर हुआ है। आरसीएस उड़ान में 2 नए एयरपोर्ट देवघर का हुआ है, जमशेदपुर का भी निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है, और आरसीएस के तहत 8। मैं स्वयं आज दिल्ली से आया हूं, पता नहीं आप सब लोगों को जानकारी है कि नहीं, और आज भी मैं जिस विमान से दिल्ली से आया उसका मैं कप्तान था। आपके शहर में उतरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, और वो विमान खचाखच भरा हुआ था। यानी कि आज झारखंड के प्रति देश के लोग यहां आना भी चाहते हैं, भाग भी लेना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं। जिस तरह से आपका विमान खचाखच भरा रहता है, तो आगे गुंजाइश है, पटना से भी लगाव है, बाकी स्थानों से भी है, और इसका विस्तार समय समय पर होगा। झारखंड में 30/6/2025 तक 3,633 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण हुआ। स्वदेश दर्शन में लगभग 30 करोड़, और ये संरचना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। हेल्थ केयर में देवघर में एम्स की स्थापना, और कई सारी योजनाओं के बारे में अंकित है। सोशल वेलफेयर, ट्राइबलों के प्रति और जनजातीय समूह के प्रति विशेष रूप से भारत की सरकार का लगाव है। शहरी विकास बहुत बड़ी चुनौती है, और जब मैं ऊपर से आसमान से देख रहा तो मुझे आज भी लगा कि रांची के साथ बहुत बड़ी चुनौती है, जमशेदपुर के साथ, धनबाद के साथ, और व्यवस्थित विकसित शहरी क्षेत्र के निर्माण के लिए, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, नई सिटी का निर्माण हो, नया एयरपोर्ट हो, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हो, मेट्रो रेल्स हो, ये सब भारत सरकार की कल्पना में है। मैं राजनीतिक रूप से उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता है, और मुझे दुख के साथ एहसास होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार नहीं, लेकिन हमारा ऐसा मानना था कि मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। वाजिब मांग था, एस्पिरेशंस थे, लोग झारखंड के बदलाव चाहते थे, राज्य का बंटवारा। लेकिन जो केंद्र सरकार और भारत की सरकार का लाभ लेकर के राज्य सरकार को इस राज्य में प्रगति करना चाहिए था, दुर्भाग्य से मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं हो पाया। और अगर बिहार राज्य से भी आज तुलना करें तो बिहार की स्थिति, आज की स्थिति में आप 4 घंटे में राज्य के किसी कोने से किसी कोने में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है, गांव गांव में बिजली ट्रांसफार्मर और कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, और हम झारखंड का भी यही स्वरूप देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड का जिस तरह से विकास का स्वरूप होना चाहिए था, मेरे नजर में और शायद बहुतों की नजर में वैसा नहीं है। इस पर अगर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन झारखंड देश का एक ऐसा स्थान है और जिसके पास वो खनिज संपदा है जो धरती पर दुनिया में एक भौगोलिक क्षेत्र में
इतने प्रकार के मिनरल्स पाए जाए दुनिया में कहीं नहीं। और वैसे स्थिति में अगर झारखंड इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। मैं जानता हूं इसके बाद आपके सवाल ये आएंगे कि आपने अपनी सरकार में क्या कहा। हम अभी वर्तमान की सरकार की बात करें तो बेहतर होगा, उसके लिए हमें लंबा अध्याय में उतरना पड़ेगा। इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज इत्यादि के बारे में बहुत सारे चर्चा है। भारत में कितनी स्कीमें लाई गई जिसका लाभ पूरे भारत में है। जनधन योजना आज तक 2.2 करोड़ लोगों को, जीवन ज्योति बीमा झारखंड का 88 लाख लोगों को, पीएम सुरक्षा बीमा 1.6 करोड़, पीएम मुद्रा 79,000 करोड़, अटल पेंशन योजना 25 लाख, पीएम स्वनिधि, केसीसी कार्ड, जल जीवन मिशन इत्यादि करके कई उपलब्धियां हैं। ये आंकड़े और भी अच्छे हो सकते थे, राज्यों पर निर्भर करता है। और मैंने जो भी विषय आपके बीच में रखा है उसका मैंने एक प्रेस रिलीज भी बना दिया है ताकि आप सबको लिखने में, और जो बिल्कुल कोई कुछ नहीं लिख रहे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से हमने लिख करके दे दिया है ताकि आप उसको कट एंड पेस्ट कर सके। आपके मेल पर भी पहुंच जाएगा। हम सबकी सहूलियत का ख्याल रखते हैं। थोड़े विलंब से आए हैं इसलिए हमको आपकी सहूलियत का ख्याल रखना होगा, और हम भी यही करते हैं। बोलने का तो बोलना, लेकिन आंकड़ों को हम अपने पत्र में लगा देते हैं, तो ये सबको फोटोकॉपी करा के दे दीजिएगा तो सहूलियत हो जाएगी। आपके पास आगे ना सबको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपकी सहूलियत के लिए हम थोड़ा सा। और अब आप, मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अब आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, बड़ा कठिन सवाल मत पूछिएगा क्योंकि मैंने यहाँ के राजनीतिक स्थिति से अपने आप को बहुत अवगत नहीं कराया है। अब तो फिर हम रिपीट करेंगे। आपको लगता है थोड़ा नींद भी आ गया था जब हम बोल रहे थे। हम लिख दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें हम सब दे दिए। अब पता नहीं, हमारा तो काम है कि राज्य को देना। अब राज्य पैसे अगर ना दे, खर्च ना करे, तो ये तो लोकतंत्र का ही है और फेडरल स्टेट है। और फेडरल मैकेनिज्म में राज्यों को अधिकार है, जो उसका डिवोल्यूशन है। हम तो वो पैसा देंगे ही देंगे, हम योजनाएं देंगे ही देंगे। अगर भारत की सरकार ने घोषणा की है अभी 25-30 ऐसी योजनाएं हैं, तो हम अपने यहां बैठ करके बिहार में उन सभी योजनाओं को मैंने पढ़ लिया है। मैं अपने राज्य सरकार के साथ बैठ गया हूं, मुख्य सचिव के साथ बैठ गया हूं। मैंने कहा कि इन जगहों के लिए क्या क्या प्रस्ताव है, आप सूची में तो लगा दीजिए। मेहनत करना पड़ता है शासन चलाने के लिए। भारत की सरकार से काम लेने के लिए आप सरकार है, आप लोकतंत्र है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गवर्नर है, आपकी व्यवस्था है और फेडरल सिस्टम है। मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य रखना पड़ेगा, दूरदर्शिता बनानी होगी, पहल करना पड़ेगा, और फिर अगर उसके बाद नहीं होता है तब आरोप लगाना पड़ेगा। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, और उसके पहले ही आरोप लगाना है इसलिए कि आप छूट जाएंगे। और वैसे भी झारखंड छूट चुका है। भारत सरकार झारखंड को छूटने नहीं देगी। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान है, अगर उसके पीछे कोई तथ्य हो तो अगर प्रकाश में लाएं। मात्र साउंड बाइट्स के लिए ये कांग्रेस और झारखंड के हमारे मित्रों का एक तरीका है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। अगर झारखंड को नहीं मिला है, देखिए, राज्य केंद्रित कभी भी कोई भारत का बजट नहीं होता है। 125 करोड़ को साथ जोड़ करके लिए, और डिफेंस का हो, अंतरिक्ष के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, और कोई योजना एक साल की नहीं होती है। घोषणा 5 वर्ष के लिए होता है, योजनाएं चलती रहती हैं। आप कितनी क्षमता रख करके प्रस्ताव लेके भारत सरकार पर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप, अच्छी बात है कि आप झारखंड की तरफ से प्रवक्ता के रूप में आप बात रखना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा पूरे भारतवर्ष में कौन कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जो बाकी राज्यों ने आपने वहां भेजा और जो केंद्र की सरकार ने आपकी स्वीकृति नहीं दी। नहीं, मेरा सवाल 1 मिनट में आप बोल देते तो हम सुन लिए ना भाई। आपका सवाल तो आपका सवाल है। हम आपसे अनुरोध करेंगे
कि आप मुझे सूची दे दीजिए कि झारखंड सरकार ने फलाना 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 काम कहा था और भारत सरकार ने, फिर आगे बातचीत हो जाएगी। देखिए, फिर ऐसे नहीं है, ऐसा है ना, देश सबका है। आज बिहार में तो सभी कंडक्टर पॉलिसी बना के वो तैयार बैठे हैं और आवेदन डालेंगे। आप भी आवेदन डालिए। वो आप वीडियो को देख के बता रहे हैं ना, हम भी वीडियो देखे हैं, तो आप वहीं चले आइए, तो फिर हम अच्छा पत्रकारिता करेंगे आपके साथ।